फोर्स क्या है। तो आप सुनिए और सोच के जवाब दीजिए कि एक कमरे में आपको बैठने के लिए कहा जाए, जिस कमरे से आप बाहर नहीं निकल सकते, और वहां खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है, अटैच्ड बाथरूम, और वो खाना सर्व हो जाए जो भी आप चाहें, लेकिन लैपटॉप, मोबाइल, कॉपी किताब, दोस्त आपके कोई नहीं, तो ऐसे जगह पे रहना अच्छा लगेगा 2 दिन 4 दिन, खाना अच्छा लग रहा है तो, लेकिन उसके बाद परेशान होने लगेंगे। क्या दिक्कत है? आप आइसोलेटेड हैं। और क्या दिक्कत है? आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? बिना इंटरेक्शन के लाइफ बेकार बेकार सा लग रहा है। जैसे ह्यूमन लाइफ के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, वैसे ही यूनिवर्स के एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो यूनिवर्स के जो एलिमेंट इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्शन के लिए कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2। तो यदि ए बी से इंटरेक्ट कर रहा है तो बी ए से इंटरेक्ट करेगा। तो फोर्स के बारे में विजन आपका क्या होना चाहिए कि फोर्स इज मेजर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। फोर्स क्या है? इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन की को मापते हैं, मेजर करते हैं। यदि फोर्स ज्यादा तगड़ा है, इसका मतलब इंटरेक्शन जो दोनों एलिमेंट के बीच है वो ज्यादा अच्छी है। यदि फोर्स इंटरेक्शन कमजोर है, तो इसका मतलब दोनों में जो एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है वो कम अमाउंट का है, कम वैल्यू का है। यहां पर इससे एक पॉइंट और समझ में आया कि कम से कम तो 2 एलिमेंट होने चाहिए इंटरेक्शन के लिए। मान लो M1 M2 2 एलिमेंट है, तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ए यदि बी को अट्रैक्ट कर रहा है, या M1 यदि M2 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो M2 भी M1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा। यदि सोचो प्रोटॉन होते 2, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं एक दूसरे को? तो वहां रिपल्सन हम देखते हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो हमने क्या देखा, जो 2 एलिमेंट कोई आप चुनते हैं, यहां जो फोर्स है ये फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इनको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, या इनको कूलाम्बिक फोर्स कहते हैं। और यहां जो फोर्स है मास के कारण, इसे हम लोग कह देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास ऑफ ए एंड बी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट के मास के कारण, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है
ये होता है ड्यू टू चार्ज। चार्ज के कारण। अब हमने एक पॉइंट ये सीख लिया कि फोर्स इंटरेक्शन है। फोर्स यदि इंटरेक्शन है तो यहां ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चल गया आपको कि अकेले तो फोर्स आए आता ही नहीं है, कम से कम दो एलिमेंट होंगे। तो जैसे हम बातचीत करें तो कम से कम कोई दूसरा तो हो सामने, अकेले थोड़े ना बातचीत करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब है कम से कम कोई दूसरा एलिमेंट हो, और वो जो एलिमेंट के इंटरेक्शन की मैं बात करूंगा तो उसी के लिए वर्ड यूज करूंगा फोर्स। और फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, किसको एक्शन कहेंगे, किसको रिएक्शन कहेंगे? तो देखिए, यदि आपने ए पे जो फोर्स लग रहा है उसे एक्शन कह दें, तो बी पे जो फोर्स लगा वो रिएक्शन कहलाएगा। तो क्या एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे कभी हो सकता है? क्योंकि पेयर में हाँ फोर्स सर। जनरेट होगा, वो तो फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। तो यहाँ ये पॉइंट भी इसी में स्टार मार्क देख के जो लिखा उसी में ऐड कर दीजिए कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर व्हिच एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या नेवर एक्ट्स ऑन सेम ऑब्जेक्ट। ध्यान रख सकते हैं। और ये जो एक्शन रिएक्शन होंगे दोनों के नेचर एक जैसे होंगे। ए पर बी के मास के कारण फोर्स है, मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बी पे भी जो फोर्स है वो ए के मास के कारण है, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा है सी पे, डी के कारण जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसी तरह डी पे जो सी के कारण फोर्स होगा वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो फंडामेंटल नेचर जो होंगे इन एक्शन रिएक्शन पेयर वाले फोर्स के वो एक जैसे होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन पेयर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का रिएक्शन पेयर भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको याद आता है कि राम ने मोहन को एक चांटा लगाया और मोहन ने बाद में राम को दो घूंसा लगाया। तो यहाँ राम हमें लगता है एक्शन ले रहा है और मोहन जो है वो रिएक्शन दे रहा है। ऐसा डे टू डे लाइफ में हम सोचते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। राम ने जब चांटा लगाया मोहन के गाल पे तो गाल भी लाल और हाथ भी लाल, तो फोर्स तो दोनों पे आए। और आपको लगता है ना ना जिसको मैं चांटा मारता हूं केवल उसे फोर्स लगता है, तो एक काम करो, दीवार को जम के एक जोर से एक चांटा लगाओ दीवार को, तो देखते हैं कौन रोता है, आप या दीवार। इसका मतलब चांटा लगाने पे जरूर हाथ पे फोर्स लगता है, चांटा जो मारता है उसे भी चोट लगा और उस गाल पे भी चोट लगा जिसके गाल पे चांटा लगाया। तो वहां एक्शन रिएक्शन का मतलब है कि जब कांटेक्ट हुआ हाथ का गाल से, तो हाथ पे जो फोर्स आया गाल के कारण दैट इज एक्शन, तो गाल पे जो हाथ के कारण आया वो रिएक्शन। और किसी एक को एक्शन कह सकते हैं, दूसरे को रिएक्शन, इसका कोई रूल नहीं है। आप यदि एफ को बी पे लगने वाले फोर्स को एक्शन कह दें तो ए पे लगने वाला फोर्स रिएक्शन कहलाएगा। इसका कोई रूल नहीं है कि किसको आप एक्शन कहें। और न्यूटन का जो लॉ था थर्ड, उसमें एक्शन रिएक्शन जो है वो एक ही साथ प्रकट होते हैं। गाल पे चांटा लगते ही हाथ पे भी चोट लगा और गाल पे भी चोट लगा।
ये नहीं कि बाद में दो घोसा देगा मोहन वो होगा रिएक्शन ना। फिजिक्स वाला रिएक्शन, न्यूटन का जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो वैसा है जो एक ही साथ आता है। आप दीवार पे चाटा मारते हैं, हाथ पे भी चोट लगा, दीवार पे भी चोट लगा, वही था एक्शन रिएक्शन। दीवार का फोर्स, दीवार पे जो फोर्स लगा यदि एक्शन, तो हाथ पे जो फोर्स लगा रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे? ऑपोजिट। ऑपोजिट। हाँ, तो यहाँ ये भी हमें दिख रहा है। एक पॉइंट और मैं चर्चा करता हूं कि वर्ड यूज करते हैं हम लोग प्रपोर्शनल, और उसका जो सिंबल है ये ऐसे लिखते हैं। अब ये इसके मीनिंग को हम थोड़ा सा सोचते हैं। सोचो तो, y इक्वल्स टू 6x है। मान लो x को हमने डबल कर दिया, तो y के बारे में सोचो। y इक्वल्स टू 6 इंटू 2x, y न्यू इक्वल्स टू 6 इंटू 2x 12x, या इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6x या 2 इंटू एक्स न्यू। मतलब 2 इंटू एक्स ओल्ड। ये इसको मैं न्यूमेरिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। यदि हम x का वैल्यू रखते हैं 10 और उसको मैंने 10 के बाद उसको डबल करके 20 कर दिया, तो y का वैल्यू देखिए तो y इनिशियल कितना था 6 इंटू 10 60, और y फाइनल कितना हो गया 6 इंटू 20 120। तो ये क्या हम देख सकते हैं कि y फाइनल जो है वो इनिशियल का डबल हो गया। तो जब कभी ऐसा होता है when we change x to 2x, then y becomes 2y, या y changes to 2y। यदि ऐसा हो when we change x to 3x, then y changes to 3y। x को डबल कर दो y डबल हो जाए, x को ट्रिपल कर दो y ट्रिपल हो जाए, x को 4 टाइम्स कर दो तो y का वैल्यू 4 टाइम्स हो जाए। ऐसा जब कभी रिलेशन आएगा तो हम इसको कहते हैं, इट मीन्स y इज proportional to x और y इज proportional to x। या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं कि जब कभी ऐसा हो कि x को जितना टाइम्स आप बढ़ाएं y उतना ही टाइम्स बढ़ जाए y का वैल्यू, तो ऐसा रिलेशन होने पर हम कहते हैं कि y प्रोपोर्शनल है x की। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब रिलेशन हो
y इक्वल्स टू 3x या y इक्वल्स टू 6x या y इक्वल्स टू 8x या y इक्वल्स टू 1/2x या y इक्वल्स टू 13x या y इक्वल्स टू 0.5x या 0.6x, ऐसा कुछ भी हो, या y इक्वल्स टू cx where c is constant, ऐसा कोई भी रिलेशन होगा तो हम कह सकते हैं इन सब के लिए y is proportional to x। और आपको भरोसा ना हो तो किसी एक में जाओ, x का वैल्यू लो 1, देखो y का वैल्यू, मान लो मैं इसको चेक करता हूं, चेक, x जब 1 है तो y का वैल्यू कितना है, 13 इंटू 1 13। x जब मैंने 2 कर दिया, डबल कर दिया, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 13 इंटू 2 26। x का वैल्यू मान लो 6 कर दिया, तो y का वैल्यू हो गया 13 इंटू 6 78। तो यहां गौर करिए, ये पहले वाले स्टेप में हमने x को क्या किया, डबल, तो y देखिए, तो y में कैसा रिलेशन आ गया, 13 से ये 26 में बदल गया, ये भी डबल हो गया। अगले वाले केस में मैंने क्या किया है, 3 टाइम्स ट्रिपल, x को 3 गुना बढ़ा दिया, तो y का जो रिजल्ट आ रहा है उसे चेक करिए, तो ये भी कितना हो गया, ट्रिपल। तो इसका मतलब है कि x को जितना टाइम्स हम बढ़ा देंगे y उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा। और ऐसा रिलेशन जब भी आता है तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब y के साथ एक कोई कांस्टेंट हो, के कांस्टेंट, ऐसा होने पर ही ये होगा। आपको थोड़ा सा ये प्रोपोर्शन में थोड़ा और परेशान करता हूं। मान लो y इक्वल्स टू है 3x प्लस 8, देखो तो y x के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। इफ x1 देन y 11, मान लो इसको डबल कर देते हो, x2 देन y 3 इंटू 2 प्लस 8 14, क्या ये डबल हुआ, क्या ये डबल हुआ, नो सर। इसका मतलब है कि इस तरह का जब कोई रिलेशन होगा y इक्वल्स टू 3x प्लस 8, तो हम नहीं कह सकते कि y इज प्रोपोर्शनल टू x। ये केवल और केवल तब बोल देंगे जब y इक्वल्स टू 3x हो, y इक्वल्स टू cx हो या y इक्वल्स टू kx हो। मतलब कोई कांस्टेंट के साथ यदि x मल्टीप्लाइड है तो y के साथ जो उसका रिलेशन होगा वो प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि x को जितना टाइम्स चेंज करोगे y उतना ही टाइम्स बदल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप लिखते हैं y इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट टर्म इनटू x, यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निकलता है कि y प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, इस आइडिया का एक रिवर्स आइडिया सोचो, if y is proportional to x then y equals to cx where c is any constant, where c is any constant। तो कभी भी जब हमें कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए जहां हम श्योर हो कि y प्रोपोर्शनल है x, तो निश्चित रूप से एक कांस्टेंट होगा जिसके साथ x मल्टीप्लाइड होगा और वो y के बराबर होगा, भले ही उसी के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो या ना हो। तो प्रपोर्शन का रिलेशन कब कहलाता है, तो उसके बारे में समझिए। यदि हम कहें कि दो वेरिएबल है ए और बी और वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है
यदि बी को डबल करें तो ए डबल हो जाए, बी को ट्रिपल करें तो ए ट्रिपल हो जाए, ए को हाफ करें तो बी हाफ हो जाए, ए को 1/4 करें तो बी 1/4 हो जाए। तो ऐसा जब रिलेशन होता है वो प्रपोर्शन कहलाता है। इसमें और बेहतर वर्ड यूज करें, कभी कभी ऐसा दिखता है हमें लिखा हुआ y proportional to 1/x, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसमें हम कहेंगे when x is doubled then y becomes half, और इसको पढ़ते हैं y is inversely proportional to x। इसका ये मीनिंग होता है। और इसको यदि मैथमेटिकली लिखते हैं तो y इक्वल्स टू c 1/x, प्रोडक्ट में एक c आ जाता है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। इस पॉइंट को एक बार और देखिए, मैं फिर लिख देता हूं। y इज प्रोपोर्शनल टू x का क्या मतलब होता है? when x is doubled then y becomes, y will also be doubled, y will be doubled। और यहां पर y is directly proportional to x। और इंसान आलसी होता है तो लिखेगा y is proportional to x। तो यदि केवल प्रोपोर्शनल लिखा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोचेंगे, और यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है इसका मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। अच्छा, एक काम करके देखते हैं। y इक्वल्स टू है 20/x, तो यहां चेक करिए तो f x1, तो y हो गया 20, आपने डबल कर दिया, x को कर दिया 2, तो y हो गया 20/2 दैट इज 10। ये क्या हो गया? हाफ। इसका मतलब यहां से ये रिलेशन कहते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसे पढ़ेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y is inversely proportional to x। तो इनवर्स में क्या होता है, आपने x को डबल किया तो वो y हाफ हो जाएगा। मान लो x इक्वल्स टू 1 पे 20 दिख रहा है और इसको 4 टाइम्स कह दो, x इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू देखो कितना हो गया 5। ये 1/4 टाइम्स हो गया। ऐसा रिलेशन तब होता है ना तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x को ये जस्टिफाई कर रहा है। हम लोग जब बात करते हैं if m1 and m2 are 2 point masses having their
separation R, then force of attraction F between them due to their masses is given by F is directly proportional to M1 M2. लैंग्वेज में लिखेंगे F is directly proportional to product of their masses. और पहला तो हमने ये लिखा, और दूसरा क्या लिखोगे? F is inversely proportional to a square of the separation between them. F is inversely proportional to the square of their separation. This is called Newton's law of gravitation. This is called Newton's law of gravitation. मतलब आप यदि प्रपोर्शन वर्ड के साथ कंफर्टेबल हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ कंफर्टेबल हैं, तो ये कहानी आपको थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगेगा। अब यहाँ इन दोनों के बगल में इन्हें एक साथ यदि कभी लिखने का मन करे तो ऐसे लिख देते हैं, F इक्वल्स टू, पहले तो F प्रोपोर्शनल टू से आगे पहले ये लिख दीजिएगा, तब लास्ट में लिखिएगा F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो वहां एक कांस्टेंट आएगा, ये G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। और आप कहेंगे ये where capital G is called universal gravitational constant. Universal gravitational constant. ये तो प्रपोर्शन का साइन जब कहीं हटाते हैं तो प्रपोर्शन का साइन हटाने पे तो लिखना ही पड़ता है आपको। और ये सारा आइडिया मिल करके कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसका यदि आप डायग्राम ऊपर बना दें, बगल में बना दे कहीं, जैसे पिछले पेज पे था, M1 M2 है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो F का वैल्यू लिखने का कोई तरीका तो होगा। ये तरीका किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। और न्यूटन ने कहा है कि कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास M1 है और दूसरा कोई पार्टिकल r दूरी पे है उससे M2, तो उन M2 M1 को बुलाएगा अपनी तरफ और M1 M2 को बुलाएगा अपनी तरफ। ये जो अट्रैक्ट करने की ताकत है उसका जो मेजर होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसे लिखा जाएगा? G एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं, किसी खास मेथड से उसे डिराइव किया गया।
जी इंटू m1m2/r²। अब सोचो दुनिया के जितने भी दो पॉइंट मास आप देख रहे हो उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, और उनका वैल्यू लिखने का तरीका न्यूटन ने दिया। और अब मुझे ये बताओ, प्रपोर्शन यदि आपके समझ में आने लगा होगा तो यदि इनके बीच का डिस्टेंस मैं डबल कर दूं तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में? आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर के स्क्वायर के, मतलब 2 बार आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि आर को हम डबल कर दें तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। ये पेज एक बार आप लोग नोट कर लें और मैं पेज चेंज करता हूं। फिर ये आइडिया मैं 2 बार और आपके बोल चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं आपके। कुल मिला के ये प्रपोर्शन वर्ड के साथ सेट हो जाए, क्योंकि लॉ में प्रपोर्शन वर्ड आया है। अब ये प्रपोर्शन का पहले मैंने मीनिंग समझाया कि y इक्वल्स टू कोई नंबर इंटू एक्स जैसा कोई रिलेशन होता है, y इक्वल्स टू 6x, y इक्वल्स टू 3x। तो वहां हम कहते हैं कि y इज प्रोपोर्शनल टू x। यहां पर क्या था, f कहा गया प्रोपोर्शनल होगा मास के प्रोडक्ट। यदि m1 को डबल कर दें, m1 के बदले 2m1 कर दें तो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा नया वाला? m1 को डबल कर देंगे तो m1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f, m1 को डबल कर देंगे तो f डबल हो जाएगा, m1 को ट्रिपल कर देंगे तो f ट्रिपल हो जाएगा। सर यदि मैं m1 m2 दोनों को डबल कर दिया, m1 था 1 kg, m2 था 1 kg, मैंने दोनों के बदले 2-2 kg रख दिया, तो क्या होगा? यदि m1 को डबल कर दिया और m2 को भी डबल कर दिया तो 2 2 जा 4 टाइम्स हो जाएगा f। यदि m1 को डबल कर दूं और m2 को ट्रिपल कर दूं तो फोर्स के बारे में बताएं कोई आप लोग। 6 टाइम्स। परफेक्ट, 6 टाइम्स हो जाएगा। यदि मैं ऐसा कर दूं m1 को डबल और m2 को ट्रिपल तो फोर्स हो जाएगा 6 टाइम्स। प्रोपोर्शन का यही मीनिंग है। अच्छा फिर से सोचिए, m1 को कर देता हूं ट्रिपल और m2 को कर देता हूं 4 टाइम्स, तो फोर्स जो नया होगा वो पुराने वाले के कितना टाइम्स हो जाएगा? 12 टाइम्स। बहुत बढ़िया, 12 टाइम्स। जिन जिन के ये पॉइंट समझ में आया है प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया प्रणय, बहुत बढ़िया जिया, तन्वी, मेधा, बहुत बढ़िया। शौर्य, ओके, या एक बार और समझाऊं? शौर्य बालक, अच्छा सोचो यदि मैं डिस्टेंस जो है दोनों पार्ट के बीच का, ध्यान देना, 2 टाइम्स कर दूं, डबल डबल, और दोनों मास को भी डबल कर दूं, m1 को भी डबल और m2 को भी डबल। आराम से सोचिएगा, मैंने एक ही साथ m1 के बदले 2m1 रख दिया, m2 के बदले 2m2 रख दिया, m1 को भी डबल कर दिया, m2 को भी डबल कर दिया, और बीच का सेपरेशन बढ़ा करके वो भी डबल कर दिया। तो फोर्स जो था पहले और नया वाला, क्या उसमें अंतर होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा अंतर? क्योंकि ऊपर में 2 बार आया है 2, m1 के भी साथ और m2 के भी साथ, और नीचे में जो r का डबल किया उसका फिर आपने स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर इनवर्स, इस ग्रेविटेशनल लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, इस वजह से। तो आपने जब 2r करके उसका स्क्वायर किया तो नीचे भी आ गया 2 का 2 बार प्रोडक्ट, ऊपर भी है 2 का 2 बार प्रोडक्ट, वो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना पहले था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मास दोनों के डबल कर दें और सेपरेशन भी डबल कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा सोचो यदि केवल एक का मास में डबल करूं, दूसरा वैसे ही रहने दूं और सेपरेशन को डबल कर दूं,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या घट जाएगा? कम होगा। बहुत बढ़िया। और कितना हो जाएगा ये सोचिए। हाफ। हाँ हाफ। अरे वाह जिया, बहुत बढ़िया। जिनके ये समझ में आया है एक बार हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शौर्य, प्रणय, जिया, मेधा, तन्वी। तो हम लोगों ने क्या किया कि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे सीधे आंसर बोल दें, वैसा एक पहले प्रपोर्शन वर्ड को सीखा कि प्रपोर्शन के मीनिंग है क्या। जब लॉ कहता है कि मास के प्रपोर्शन में है फोर्स, तो मास डबल कर दो, फोर्स डबल। दोनों मास डबल कर दो, फोर्स 4 टाइम्स। एक मास डबल कर दो, फोर्स ट्रिपल, दूसरा ट्रिपल कर दो, फोर्स 6 टाइम्स। तो ये फील करने लगिए कि जब हम प्रपोर्शन कहते हैं तो उसका यही मतलब होता है, तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। फिर हमारे पास आइडिया था स्मॉल जी, जिसे कहते थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ नियर अर्थ सरफेस। ये जो वैल्यू हम लोगों ने एक याद रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये है क्या, इस पे विचार करते हैं। न्यूटन ने कहा कि यदि पॉइंट मास के बदले एक शेल हो m1 मास का, r रेडियस, और इनके सेंटर से या सरफेस से दूरी d पे एक दूसरा पॉइंट मास है m2, पॉइंट मास। तो न्यूटन ने एक थ्योरम दिया। ये कहता है कि जब एक केस 1, जब सेल के, सेल मतलब जैसे फुटबॉल खाली गोला, हॉलो स्फीयर, थिन हॉलो स्फीयर। सेल है क्या? सेल इज थिन हॉलो स्फीयर। कि यदि आप बात करते हैं एक सेल के और एक पार्टिकल के, तो उनमें भी वही फोर्स लगेगा जैसे आप दो पॉइंट मास के बीच लगाते थे। केवल ध्यान ये रखिएगा कि जो आप फोर्स लिखें तो ये मान के चलें कि सेल का मास उसके सेंटर पे मौजूद है। ये उसने डिराइव किया, और इसके डेरिवेशन में न्यूटन को 24 साल लगा। क्यों? क्योंकि इसको डिराइव करने के लिए उसे जो मैथमेटिकल टूल्स चाहिए था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था 15th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी तक। तो न्यूटन ने मैथ्स का एक ब्रांच डेवलप किया जिसे कहते हैं कैलकुलस, और फिर उसके हेल्प से उसने इस थ्योरम को प्रूव किया, और फिर उसने अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पब्लिश करवाया 24 साल तक इंतजार के बाद। क्यों? क्योंकि वो कहना चाहता था कि अर्थ और मून के भी बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, लेकिन अर्थ और मून तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट थे। तो उसने पहले सेल थ्योरम में कहा, और ये कहा कि आप जब इस फोर्स का वैल्यू लिखें, फोर्स का वैल्यू कैसे लिखें? जी, m1 m2, और कहां से कहां तक का डिस्टेंस लेंगे? तो सेल के मास को कहां न्यूटन ने मान लिया था, प्रूफ किया था? ये फोर्स ऐसा बनता है कि सेल का मास कहां हो? सेंटर पे उसके। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, दोनों पॉइंट मास के बीच का?
r प्लस डी। और इसी में केस 2 था जो ये कहता था कि यदि सेल M1 है के भीतर M2 होगा तो 1 और 2 के बीच में फोर्स 0 हो जाएगा नेट। आपके मन में ये विचार आएगा सर ऐसे क्यों होगा? तो देखो, सेल का कोई पार्टिकल M1 को इधर बुलाएगा तो सेल का दूसरा पार्टिकल इधर बुलाएगा, तीसरा पार्टिकल इधर बुलाएगा, चौथा पार्टिकल उधर बुलाएगा, पांचवा इधर बुलाएगा, छठा इधर बुलाएगा, तो नेट क्या हो जाने वाला है? 0। तो सेल के इस आइडिया के बाद न्यूटन ने ये भी कह दिया कि मान लो ये अर्थ है, और अर्थ के मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ तो सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर को आप कह सकते हो ना बहुत से सेल से मिल के बना है। एक के बाहर दूसरा, दूसरे के बाहर तीसरा सेल लगाए गए होंगे और ये बन गया होगा अर्थ। और हर एक सेल का मास कहाँ देखोगे? सेंटर पे। तो पूरे अर्थ का मास कहाँ देखो? सेंटर पे। और मान लो ये अर्थ है और उसका मास आपने अब सेल थ्योरम से देख लिया सेंटर पे, और न्यूटन के सर पे जो एप्पल गिरा था वो एप्पल यहाँ पे है। तो यदि एप्पल यहाँ है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में एप्पल इतना दूर तो हो ही नहीं सकता, छोटा सा पेड़ होगा और पेड़ के कारण जो एप्पल होगा वो अर्थ के सरफेस के नजदीक ही होगा। तो एप्पल पे अर्थ जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स क्या आप बता सकते हैं कि एप्पल पे फोर्स कितना लगेगा? एप्पल का मास मैंने कह दिया स्मॉल m नॉट, और अर्थ का मास हमने मान लिया है कैपिटल M E, और उसका जो रेडियस है दैट इज RE। तो अर्थ का सारा मास कहां पर कंसंट्रेटेड देखेंगे? सेंटर पे। और डिस्टेंस कितना हो गया एप्पल और इसके बीच में? RE। तो फोर्स क्या लिख दोगे आप? G मास ऑफ एप्पल इंटू कैपिटल ME मास ऑफ अर्थ अपॉन RE का स्क्वायर। और मुझे बताओ एक्सेलरेशन, आप न्यूटन लॉ तो जानते ही है, एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? एप्पल का कोई पूछे एक्सेलरेशन बताओ तो फोर्स अपॉन मास, ये कितना आ जाएगा? एफ को m नॉट से डिवाइड कर दो तो GME बाई RE स्क्वायर। तो आज से याद रखिए, अर्थ के सरफेस के पास कोई ऑब्जेक्ट यदि गिर रहा होता है नीचे तो उसके जो वेलोसिटी के चेंज का रेट या एक्सेलरेशन होता है वो होता है G, एक कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और इसका वैल्यू देखा गया कैलकुलेट करके 9.8 लगभग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, एप्पल का ट्री सोचो, एप्पल के ट्री के पास आप बैठते हो तो अर्थ गोल थोड़े ना दिखता है, फ्लैट सरफेस दिखता है। मतलब आप अर्थ का रेडियस सोचो 6400 किलोमीटर, और अर्थ से एप्पल सरफेस से एप्पल की हाइट 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर मान लो। तो 6400 किलोमीटर में 1 मीटर ऐड करके आप डिस्टेंस देखोगे, उस 1 मीटर के ऐड करने का कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं नियर अर्थ सरफेस जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो सॉरी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट और अर्थ। प्लैनेट इसलिए, क्या पता आप लोग एडवांस होने पर घूमने चले जाए मून पे, तो मून पे जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मून के सरफेस पे आप फील करते हो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/6 टाइम्स होता है। क्यों? क्योंकि मून छोटा हो गया, मून का मास कम है तो उनका अट्रैक्शन कम है, फोर्स कम है। तो देखते हो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है नियर अर्थ सरफेस इज कांस्टेंट, और जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
डू नॉट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? देखो ना, एम नॉट तो कट गया। चाहे सेब गिरे पेड़ से और वो अर्थ की तरफ आ रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या पेड़ से कटहल गिरे, जैक फ्रूट, वो बड़ा सा फ्रूट होता है, बड़े हेवी मास वाला, लेकिन वो गिरे तो उनका भी वही एक्सेलरेशन होगा। हाथी को बालकनी में फर्स्ट फ्लोर पे ले जाके वहां से नीचे धकेल दें तो वो जो गिरेगा उसका एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके उसके वेलोसिटी के चेंज का रेट जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ के फोर्स के कारण वो एक्सेलरेशन है। तो वो जो एक्सेलरेशन होगा, या एक छोटा बंदर कूद जाए बालकनी से नीचे, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ ये मेंशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दे करके, कि क्या मेंशन कर लें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे हाथी को कान पकड़ के उठाएं, आप बहुत ताकतवर हैं ऐसा मैं मान लेता हूं, और छोड़ दें 5 मीटर उठा के, 2 मीटर उठा के, 1 मीटर उठा के, तो वो जो नीचे गिरेगा धम से, वो गिरते वक्त उसका जो वेलोसिटी के चेंज का रेट होगा या एक्सेलरेशन होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा, वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक छोटे से पत्थर को भी गिराएं तो उसका भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, उसके जो वेलोसिटी के चेंज का रेट होगा वो भी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बारी आता है जी डिपेंड किस पे करेगा। फॉर्मूला देख के क्या लगता है जी किस पे डिपेंड करता है? सर जी का फॉर्मूला एक बार और लिख के बताओ ना। यदि आप जी का फॉर्मूला देखें तो कितना आ गया है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। इसका मतलब रेडियस पे डिपेंड करता है प्लेनेट के स्क्वायर के, और मास पर डिपेंड करता है प्लेनेट के, और साथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ये भी। तो यदि किसी ऐसे प्लेनेट पे जाते हैं जिसका मास अर्थ के मास से डबल हो जाए, बाकी सब एक जैसा है, सर ऐसे कैसे होगा? अरे वो बहुत हेवी मटेरियल से बना था प्लेनेट। तो एक नए प्लेनेट पे गए जिनका मास अर्थ के मास के जैसा ही है, अर्थ के मास से डबल है, और रेडियस अर्थ के जैसा ही है। सोचो, क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा जितना अर्थ पे है, या बदलेगा? यदि आप कह देते हो आर इज सेम, तो जी प्रोपोर्शनल हो जाता है मास ऑफ अर्थ के या मास ऑफ प्लेनेट के। सोचो तो सही, आर इज सेम आपने कह दिया, और जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हो गया, तो जी किसके प्रोपोर्शनल देखेंगे? एम के। तो यदि मास डबल हो गया एक प्लेनेट का और रेडियस अर्थ के ही जैसा है, तो जी जो होगा उस प्लेनेट पे वो भी डबल हो जाए। मास ट्रिपल ले लिया, एक नया प्लेनेट ढूंढा, और रेडियस उतना ही है जितना अर्थ का, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ट्रिपल हो जाएगा। सर ये तो ठीक बात है, लेकिन यदि मैंने ऐसा एक प्लेनेट ढूंढा जिसका मास अर्थ जैसा हो और रेडियस हो अर्थ से डबल, तो आप देखिए, यदि ये कहा जाता है, यदि ये कहा जाए यहीं पे दूसरा पॉइंट कि m इज सेम, तो g किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/r² के, इनवर्सली। या तो कहो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², या बोलो g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्यों? क्योंकि g और m जो तो कांस्टेंट है, भगा दिया, उसके बदले 1/r², g प्रोपोर्शनल हो गया 1/r²। अब बताओ, यदि m सेम है और रेडियस हमने डबल होते ऐसा एक प्लेनेट देखा जिसका रेडियस डबल है,
तो जी का वैल्यू वहां बढ़ा होगा या कम हो गया होगा, क्या होगा ये बताए। तो कम। कितना टाइम्स कम हो गया होगा? 1/4। हाँ, जी का वैल्यू 1/4 हो गया होगा। बहुत बढ़िया, सही जवाब। जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज कर दें प्लीज, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, तन्वी, शौर्य, प्रणय, जिया, मेधा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये प्रपोर्शन वाला वर्ड हमारे काम का है, ये समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। यस ये सर। प्रपोर्शन से तुरंत आंसर हम लोग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कोई इक्वेशन नहीं लिखेंगे, केवल हमें पता है जी का बेसिक फॉर्मूला, और जी के बेसिक फॉर्मूला पे ही बेस्ड ये सारे आइडिया यहाँ हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो आइडिया हमने लिया है इस जगह, वो जी के बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है। केवल खास एक पॉइंट था, क्या था खास एक पॉइंट? वो खास एक पॉइंट ये हमने देखा कि आर सेम कर देते हैं तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम हो गया। आर यदि हमने सेम, एम यदि सेम कर दिया तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, और तब तुरंत तुरंत आंसर हम करने लगेंगे। और यदि दोनों बदल जाए तो फिर ध्यान से देख लो। अच्छा सोचो, एक नया प्लेनेट ढूंढा जिसमें मास हो गया 4 टाइम्स और रेडियस हो गया डबल, तो क्या जी में बदलाव हुआ होगा? नो सर। जी का वैल्यू क्या रहेगा उस प्लेनेट पे? अर्थ के जैसा या उससे ज्यादा या कम? सेम। कितने, किनको सेम लग रहा? हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, प्रणय, जिया, तन्वी, शौर्य, मेधा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि कलम तो चलाते ही नहीं है कागज पे, प्रपोर्शन का मीनिंग मुझे पता है और हम आंसर बोल देंगे तुरंत। सर फिर तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। हाँ यार, उसके लिए एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल देखो, 4 लाइन कैसे लिखते हैं। मुझे तो 4 लाइन लिखना आता ही नहीं, मैं तो सीधे आंसर बताने के चक्कर में रहता हूँ। कोई नहीं, आप अलग अलग प्लेनेट का जी और जी डैश लिख लेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। सर करके बताओ। बताऊंगा जरूर। तो आज के लिए मेन कंसेप्ट था हमारा कि फोर्स को एक बार आप फील करें। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण है? तो मास के इंटरेक्शन से। मास जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के पास, और इस मास को ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। इस मास के प्रॉपर्टी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ये अट्रैक्टिव ही नेचर का ही होता है, रिपल्सिव कभी होता ही नहीं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, सेम चार्ज में अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज, सॉरी सेम चार्ज में रिपल्सन, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन। लेकिन मास तो अपोजिट नेचर का होता ही नहीं है। कभी ये बोलते हो आज मैंने -10 ग्राम का लड्डू खाया, -50 ग्राम का लड्डू खाया? माइनस मास तो होता ही नहीं। मास हमेशा पॉजिटिव, मास का तो एक ही साइन है, एक ही तरह का नेचर है। तो निगेटिव जैसा मास होता ही नहीं। तो मास का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा। एक पॉइंट और देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ग्रेविटेशनल एट हाइट h। ये जी डैश कह दिया ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को, और ये फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ बाय r प्लस h का स्क्वायर। सर ये क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि यदि इसे आप कहते हो अर्थ, तो अर्थ का मास तो उसके सेंटर पे है, रेडियस ये हो गया, और सरफेस से आप h हाइट पे आ गए, तो पार्टिकल को तो यहाँ देखोगे, बॉल को यहाँ देखो, तो इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होगा उसमें डिस्टेंस के लिए क्या आर ई से तो काम चलेगा नहीं।
तो Re प्लस H। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि G डैश का वैल्यू लिखते हैं GMe Re प्लस H के साथ Re ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी। सर इससे क्या होगा, तो नीचे आप Re जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से, Re स्क्वायर 1 प्लस H बाई Re इसका होल स्क्वायर। अब चेक करिए GMe बाई Re स्क्वायर को क्या नाम देते थे, स्मॉल जी। तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है यहाँ, G अपॉन 1 प्लस H बाई Re का स्क्वायर। सिंस स्मॉल जी का जो वैल्यू था 9.8, ये किसके बराबर होता था, GMe बाई Re स्क्वायर के बदले, इसीलिए उसके बदले हमने क्या रख दिया, उसके बदले हमने रख दिया स्मॉल जी। तो जो हाइट पर हम देखेंगे G डैश ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो लिखा जाएगा G अपॉन 1 प्लस H बाई Re का होल स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूले की तरह ध्यान रखिए कि हाइट पर जो वैल्यू होगा ना, तो ये ऐसे, जहां H है हाइट, देखिए यदि हाइट रेडियस के बराबर हो जाएगा तो H बाई Re बाई Re हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2 का स्क्वायर नीचे G/4। यदि रेडियस ऑफ अर्थ जैसे हाइट पे होंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G/4 हो जाएगा। यदि हाइट हो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट हो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब G/9 हो जाएगा G का वैल्यू। यदि हाइट हो 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 Re बाई Re मतलब 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज G/16। यदि ये समझ में आया हो तो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, शौर्य, जिया, तन्वी, मेधा, प्रणय। तो हम लोगों ने आज ये देखा हाइट का क्या असर है। अब एक फॉर्मूला और फिर देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल, ये वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन डेप्थ D। ये सीधे फॉर्मूला G डबल डैश करके मैं लिखा देता हूं, G1 माइनस D बाई R। जितने डेप्थ में आप होंगे, मान लो ये है अर्थ और अर्थ में खुदाई किया आपने और ये R/2 डेप्थ में आप पहुंच गए, यहाँ पर कोई एप्पल गिराते हैं तो उसका जो G डबल डैश होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो हम देखें। ये होल किया, मिट्टी खोद के हटाया अर्थ से, और हम क्या हाँ डेप्थ में है D/, एक किसी माइन में है D डेप्थ में R/2 रेडियस के अर्थ के। अब यहाँ ये है रेडियस ऑफ अर्थ और ये है मास ऑफ अर्थ, ये अर्थ आपके सामने। तो यहाँ जो एप्पल को गिरते देखोगे उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो होगा G1 माइनस D बाई R। तो इन डेप्थ D इक्वल्स टू R/2। अब G डैश का वैल्यू, G डबल डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, G इंटू 1 माइनस D बाई R, G इंटू 1 माइनस R/2 R, या R कैंसिल आउट हो गया, G इंटू 1 माइनस 1/2 ये हो गया G/2। कोई भी डेप्थ हो, और एट सेंटर आप देख सकते हैं, यहां देखिएगा एट सेंटर क्या हो जाता है, एट सेंटर, सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो सेल थ्योरम से 0, क्योंकि सारे सेल के वो सेंटर पे होगा, सारे सेल के भीतर होगा, सारे सेल के भीतर तो सेल थ्योरम से 0। एट सेंटर चारों तरफ के मॉलिक्यूल चारों तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसके कारण भी 0, तो G डबल डैश 0 एट सेंटर ऑफ द अर्थ, G डबल डैश 0। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir.